हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले हम केमिस्ट्री का एक और चैप्टर, पहला चैप्टर कवर अप कर चुके हैं जिसका नाम था केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, आपने अगर वो चैप्टर नहीं देखा हो तो प्लीज एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। शुरू करते हैं आज का चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चलिए देखिए, बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स को हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है: एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और इनके कुछ कुछ अपने अपने एक कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम इन्हें एसिड, बेस और सॉल्ट बोलते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। एसिड्स आप अपनी लाइफ में देखते ही हैं, जैसे आपके टॉयलेट में जो तेजाब आता है वो एसिड होता है। ठीक है, आप जो नींबू खाते हैं वो एसिड होता है। विनेगर जो चाउमीन वगैरह में डालते हैं वो एसिड होता है। ठीक है, ये सब एसिड है। इमली का जो खट्टापन है वो एसिड का है। तो अगर मैंने ये चीजें बताई हैं आपको, और इमली, नींबू, संतरा, इन सब चीजों में आपको एक कॉमन चीज नजर आ रही होगी, वो है खट्टापन, सोर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स की जो एक अपनी क्वालिटी है, एसिड्स की अपनी जो एक क्वालिटी है वो सोर टेस्ट है। ठीक है, खट्टापन है। समझ में आया? जो सोर टेस्ट है वो एसिड्स की क्वालिटी होती है। कोई चीज थोड़ी सी खट्टी है, ज्यादा खट्टी है, हम बोल सकते हैं कि वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, अब कोई भी एसिड जो एसिडिक इन नेचर है, एसिड है तो एसिडिक इन नेचर ही होगा, खट्टापन होगा ही उसके अंदर। तो इसकी वजह से इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब अगर हम इन्हें पानी में घोलें तो हमें कुछ चीजें स्पेशल देखने को मिलती है। क्या कि पानी में घोलने पर ये हमें H+ आयंस देते हैं। ठीक है, गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, पानी के अंदर घोलने पर ये हमें H+ आयंस देते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हैं एसिड्स को जानने के लिए। पहला कि पानी पर घोलने पर ये H+ आयंस देते हैं, और दूसरा कि ये खट्टे होते हैं। ठीक है, तीसरा ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं। ये चीजों को थोड़ा सा जला देते हैं, डीमिनरलाइज कर देते हैं, गला देते हैं। इस टाइप का इनका नेचर होता है। इसके अलावा और क्या चीज है एसिड में? अगर हम बात करें पीएच की, अगर हम बात करें पीएच की, पीएच क्या होता है? दैट इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। तो H+ आयंस की कितनी पावर है, ये डिनोट कर रहा है हमें कि कौन कितना एसिडिक होगा। जितना कम पीएच, लो पीएच का मतलब है हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जो पीएच होता है, पीएच होता है आपका 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, पीएच होता है आपका 0 से लेकर 14 तक। इसमें जो आपके 0 से लेकर 7 के बीच के पार्ट होते हैं, 0 से लेकर 7 के जो पीएच होगा वो सब एसिड के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं कि एसिड की क्या क्वालिटी है कि इनका पीएच कितना होता है? 0 to 7 के बीच में होता है। ठीक है, पीएच अगर किसी का लेस देन 0 है, अगर मुझे लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूं लेस देन 0, लेस देन 7, लेस देन 7 पीएच होता है। ये हैं आपके एसिड्स। तो एसिड की कुछ क्वालिटी आपको समझ में आ गई कि ये सोर इन टेस्ट होता है, H+ आयंस देता है, कोरोसिव इन नेचर होता है, इसका पीएच 7 से कम होता है। ठीक है, अब जो एसिड्स हैं उन्हें बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? पहला तो है ऑर्गेनिक एसिड। क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड।
इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं और ये होते हैं वीक एसिड्स। कैसे होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। दूसरे जो है इनऑर्गेनिक एसिड, इन्हें हम मिनरल एसिड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिनरल एसिड्स या स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये हाईली कोरोसिव होते हैं। ठीक है, हाईली कोरोसिव होते हैं फॉर ह्यूमन बॉडी या टिश्यू। ये ह्यूमन टिश्यू के लिए बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं, जला सकते हैं, खराब कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, मतलब अनसेफ होते हैं। पहचाने कैसे कि कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा इनऑर्गेनिक है? ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके एंड में आता है COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH इनके लास्ट में आ रहा होता है। ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड। फिर इनऑर्गेनिक एसिड, इन्हें रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं HX से, मतलब इनके आगे H लगा हुआ होता है। इनके आगे H लगा हुआ होता है, पीछे कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, कोई भी नॉन मेटेलिक पार्ट हो सकता है, कोई भी अनायन या अनायनिक कैटेगरी हो सकती है। तो आगे जो है आपको H+ आयन नजर आएगा, वो कहलाएगा आपका इनऑर्गेनिक एसिड। समझ में आया आपको? चलिए, तो ये दो टाइप हैं जिसमें ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। और ये एसिड के बारे में एक बेसिक सा आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ऑर्गेनिक खट्टे जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं। ठीक है, इनका pH 7 से कम होता है। ये जो है आपके क्या बोल रहे थे, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। इसके बाद इनमें टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, लिटमस टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये फीचर दिखाते हैं इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये सारी चीजें हैं, समझ में आया? अच्छा, ये था एक आपको ओवरऑल फीचर जिसके बारे में हमने बात की है एसिड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बेसिस के बारे में। देखिए, जैसे आपने एसिड्स के बारे में समझा, वही लगभग पॉइंट्स, थोड़े से इधर उधर पॉइंट्स हैं बेसिस के बारे में। क्या क्या है बेसिस के बारे में? दो है। देखिए, बेसिस जो है उनका टेस्ट होता है बिटर। कैसा होता है? बिटर, मतलब कड़वा। ठीक है, इनका टेस्ट होता है कड़वा। ठीक है, बिटर इन टेस्ट होते हैं, बिटर इन टेस्ट। अच्छा, दूसरी चीज, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर वाले होते हैं। प्रोटेक्टिव इन नेचर, थोड़े बहुत कोरोसिव भी होते हैं। ठीक है, नेचर के अंदर जो पाए जाते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं, और अगर इनऑर्गेनिक वाले की बात करें हम तो वो कोरोसिव होते हैं। इसके बाद इनका जो pH होता है वो मोर देन 7 होता है, मोर देन 7 होता है इनका pH। ठीक है, दैट मीन्स 0 से लेकर 7 तक के बीच के एसिड्स हो गए, फिर 7 से लेकर 14 तक के बीच के बेसिस हो गए। पर एक चीज आती है जो एग्जैक्ट 7 पर होती है, उसे बोलते हैं हम न्यूट्रल। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं हम न्यूट्रल, जो 7 पर होता है। तो 7 से ज्यादा है तो बेस है, 7 से कम है तो एसिड है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई। बिटर, प्रोटेक्टिव और pH। ठीक है, चलिए, आपको बातें समझ में आ जाए तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए कि बातें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये है बेसिस के बारे में कुछ चीजें जो आपको जाननी होगी।
अच्छा, जैसे एसिड H+ आयन डोनेट करता है, ये OH आयंस डोनेट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये पानी के अंदर एक्वस OH हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करता है। ठीक है, ये बेसिस की कुछ क्वालिटीज हो गई। जो लिटमस वाली क्वालिटी थी कि ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहां लिटमस भी हो सकता है, लिटमस पेपर भी हो सकता है। ठीक है, लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है इन बेसिस। आपको याद रखना है तो ये समझ लीजिए कि जो कन्वर्ट हो रहा है, जैसे ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, तो ब्लू में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए आपको? बेस चाहिए। ठीक है, कोई रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन कर रहा है? बेस कर रहा है, कन्वर्ट जो हो रहा है। ऐसे ही बस समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्या था? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो रेड में कौन कन्वर्ट कर रहा है? एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है? एसिड। अगर याद होने में प्रॉब्लम है तो, वैसे तो याद हो जाना चाहिए। रेड को ब्लू में कन्वर्ट कौन कर रहा है? बेस। ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट कर रहा है? एसिड। रेड एसिड। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। समझ में आया ना? कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स की, अच्छा इसके साथ एक और है, फील। ठीक है, जो बेसिस होते हैं वो सोपी इन फील होते हैं, सोपी इन फील या टच। ठीक है, टच करने पर ये थोड़े से स्लिपरी होते हैं, जैसे सोप होता है ना, स्लिपरी होता है। ठीक है, वैसे ही जो बेसिस होते हैं ये सोपी इन नेचर होते हैं, स्लिपरी होते हैं। राइट? चलिए, अगर बात करें हम टाइप्स की, टाइप्स ऑफ बेसिस, तो बेसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक वही स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब देखो, स्ट्रॉन्ग और वीक की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक स्ट्रॉन्ग बेस हो। ठीक है, कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स 100% आयनाइज होता है। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? 100% आयनाइजेबल। मतलब अगर आपके पास कोई भी चीज अगर एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, पूरी तरीके से आयंस बना देगा। मतलब अगर 100 HCl है आपके पास तो उससे 100 ही H+ आयन बन जाएंगे और 100 ही Cl आयंस बन जाएंगे एसिड में। ऐसे अगर आपके पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, फॉर एग्जांपल NaOH है, ठीक है, तो इससे आपको जब पानी में घोलोगे तो इससे 100 ही Na+ मिलेंगे। अगर 100 NaOH है तो 100 ही Na मिलेंगे और 100 ही OH मिलेंगे। पूरी तरीके से 100% डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, पर अगर कोई चीज वीक है तो वीक का मतलब है कि लगभग 5% आयनाइज हो पाते हैं। मतलब कि अगर आपके पास मान लो कि वीक एसिड, अगर हम बात करें कि वो सिट्रिक एसिड हो गया या इथेनॉइक एसिड हो गया, ठीक है, आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं इथेनॉइक एसिड के, तो जब आप उसे पानी में घोलोगे उन 100 में से सिर्फ 5-6 मॉलिक्यूल्स ही पानी में घुल पाएंगे। मतलब आपको जो COOH है, ठीक है, उसमें से COO- वाला जो पार्ट है वो कुछ 4-5 ही मिलेंगे आपको। ठीक है, H+ आयन उसमें भी 4-5 ही मिलेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से वो 100 डिसॉल्व नहीं हो पाते, तो वो वीक कहलाते हैं आपके। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वैसे ही वीक बेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। वो बेसिस जो 100% आयनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वो बेसिस जो 5% के और पास ही आयनाइज हो पाते हैं वो वीक बेस होते हैं। इसके अलावा डिसॉल्व होने के केस में
ठीक है, डिसॉल्वेबल बेसिस के बेस पर, ठीक है, जो टाइप है वो दो टाइप हो गए। एक तो होता है डिसॉल्वेबल बेस जिसे नॉर्मल हम बेस कह देते हैं, सॉरी, एक होता है जो डिसॉल्वेबल बेस होता है उसे हम बोल देते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली। जो डिसॉल्व हो जाता है उसे बोल देते हैं एल्कली। पानी में जो बेस डिसॉल्व हो सकता है उसे बोलते हैं एल्कली। कुछ ऐसे बेसिस भी होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ले, वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो जो एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन वाले जो बेस होते हैं वही कहलाते हैं आपके एल्कली, ठीक है। तो अंतर पता होना चाहिए आपको, एल्कली क्या है? जो पानी में घुल सके वो बेस कहलाता है, जो बेस पानी में नहीं घुल सकता उसे एल्कली नहीं कह सकते आप, ठीक है। चलिए, तो बेसिस के बारे में ये इतनी कुछ चीजें आपको समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। इसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो होती है सॉल्ट, ठीक है। क्या होती है? सॉल्ट्स। अब ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये होते क्या हैं? देखिए, सॉल्ट्स बेसिकली एसिड और बेस को मिक्स करने पर रिएक्ट कराने के बाद बनते हैं। इसके बारे में हम रिएक्शन जब आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तब हम समझेंगे, अभी सिर्फ चीजें समझ लेते हैं। सॉल्ट्स होते क्या है? देखो, इनका जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो आगे इनके मेटल होता है, ठीक है, ये मेटल और एक नॉन मेटल का कंपाउंड होता है, ठीक है। इसे हम Mx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें M मेटल है और कोई भी जो जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो माइनस वाला पार्ट हो गया। ये एक सॉल्ट का सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब जो सॉल्ट है, अगर इसके नेचर की बात करूं तो ये 3 टाइप्स का हो सकता है। एक सॉल्ट 3 टाइप्स का हो सकता है। ये एसिडिक भी हो सकता है, ये बेसिक भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। ये एसिडिक भी हो सकता है, ये बेसिक भी हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कैसे हो सकता है ये हम अभी जान लेते हैं। चलिए, बात की क्या बात है। अभी हमने जैसे बताया कि आपका सॉल्ट बनता कब है? जब आप एसिड प्लस बेस को मिलाते हैं, ठीक है, तो उससे एसिड बनता है, उससे सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बन जाता है, ठीक है। कैसे? जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास HCl है, एसिड है, और NaOH है, वो बेस है। यहां से क्या होता है? ये H और ये OH, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं आपके H2O। क्या बना लेते हैं? H2O, ठीक है। यहां से H और यहां से OH मिलकर बन जाता है H2O। बचा क्या? बचा आपका यहां ये Cl नेगेटिव वाला पार्ट और ये Na पॉजिटिव वाला पार्ट, ये दोनों मिलकर NaCl बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमेशा ही जो प्लस वाली चीज होती है उसे आगे लिखते हैं, माइनस वाली जो चीज होती है उसे पीछे लिखते हैं। तो Na प्लस Cl माइनस ऐसे लिखते हैं। तो ये जो बना, ये क्या हो गया? आपका सॉल्ट हो गया। ये क्या है? सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया प्लस में। तो अब ये जो सॉल्ट बना है ये 3 तरीके का हो सकता है। 3 तरीके कौन से? एसिड, बेसिक, सॉल्ट और न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट कब बनते हैं समझ लीजिए। एसिडिक सॉल्ट हमारा तब बनता है जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और उसकी रिएक्शन हम किसी वीक बेस से कराएं, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा? एक एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, एक एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक घर में एक लड़के लड़की की शादी हो रही है, ठीक है। अब उस लड़का लड़की की जोड़ी में, ये मान लो लड़की है, ये लड़का है, एसिड लड़की है, बेस लड़का है। अगर किसी फैमिली में उस जिनकी जो जोड़ी है उनकी, अगर लड़की ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म में हो या कैसे भी हो सकती है ना, कि उसकी अच्छी नौकरी है या वो उसकी घर में ज्यादा चलती है, जैसे भी लगा सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। उन जोड़ी में से अगर लड़की ज्यादा स्ट्रांग है, लड़का वीक है, तो घर में किसकी चलेगी?
लड़की की चलेगी, घर में किसकी चलेगी, लड़की की चलेगी, क्योंकि लड़की स्ट्रांग है। तो जो सॉल्ट होगा वो सारा का सारा कैसा होगा, लड़की वाला ही होगा। कहने का मतलब है जब दोनों का कॉम्बो होगा तो जो आपका प्रोडक्शन है सॉल्ट का, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, दोनों प्रोड्यूस करेंगे आपका स्ट्रॉन्ग वाला, मतलब एसिडिक स्ट्रॉन्ग है तो उसी की रिप्रेजेंटेशन होगी सॉल्ट की। ठीक है, इसी तरीके से अब आप समझ ही गए हो कि बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब वीक एसिड हो, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तब बनेगा आपका एक बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेस नेचर का सॉल्ट बनेगा। समझ में आया? तो न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट हमारा तब बनता है जब या तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग ही बेस रिएक्ट करे, ठीक है, या फिर वीक एसिड के साथ वीक बेस रिएक्ट करे। समझ में आ रहा है ना? दोनों ही एक जैसे हो तब जो बनेगा वो बनेगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। समझ में आया? तो इस तरीके से आपके 3 तरह के सॉल्ट बन सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल लेना तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो गया HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, ठीक है। वीक बेस का एग्जांपल हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों की करा दी हमने रिएक्शन, या आप Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी एक वीक बेस है। तो हमने इन दोनों की रिएक्शन करा दी। क्या होगा अगर मैंने कैल्शियम की कराई है इससे, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा CaCl2, ठीक है, सॉल्ट बनेगा CaCl2, और यहां से H और यहां से OH, H2O बन जाएगा, हमारा वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट बना है यहां पर CaCl2, अच्छा ये तो पता ही है ना आपको कि किस तरीके से इनका फॉर्मूला लिखा जाता है, होप वो पता है आपको। कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। इनकी वैलेंसी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो इसकी वैलेंसी 2 है तो वो चल जाएगी Cl के साथ, Cl की वैलेंसी 1 है वो चली जाएगी इसके साथ, और 1 को हम लिखते नहीं है, तो ये हो गया CaCl2, ठीक है। तो ये जो बना, ये बना हमारा एसिडिक सॉल्ट। ऐसे अगर वीक एसिड ले लें, जैसे HCOOH ले लिया हमने, राइट, ये एक वीक एसिड हो गया, और इसकी रिएक्शन हमने एक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से बेस से करा दी, जैसे NaOH, कैसे करा दी, NaOH से। तो हमें यहां पर एक तो वाटर मिल जाएगा, सिंपल, यहां से OH और यहां से H, जो बचा हुआ पार्ट है वो आपस में जुड़ जाएगा, HCOO Na+, ठीक है। ये जो हुआ ये बन गया आपका बेसिक सॉल्ट। क्या बन गया? एक बेसिक सॉल्ट। समझ में आया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए, अब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब, अगर आप HCl और NaOH का कराएं, ये वाली जो रिएक्शन थी, तो यहां आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ऐसे इसका और इसका कराएंगे तो आपको एक न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा। आई होप आपको बात हो गई क्लियर, ठीक है। तो ये था सॉल्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सॉल्ट के बारे में चैप्टर के एंड में बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम बात कर लें pH की, तो pH देखिए नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई भी न्यूट्रल सॉल्ट है तो उसका pH, न्यूट्रल सॉल्ट का pH होता है 7। कितना होता है? 7। इसका सॉल्ट का pH क्योंकि बेसिक है तो मोर देन 7 pH होगा, हल्का सा होगा, हल्का सा pH ज्यादा होगा 7 से। इसका लेस देन 7 pH होगा, थोड़ा सा ही ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा। आई होप इतनी बात हो गई आपको क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। देखो आपने पढ़ लिया कि केमिकल्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उनके बारे में कुछ चीजें भी पढ़ ली आपने, पर हमें पता कैसे चले, अगर हमें किसी बीकर में या किसी भी चीज में कोई एसिड दे दिया या बेस दे दिया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें एसिड है या बेस है। एक तो चीज होगी कि हम
उसे टच करके या फिर उसे टेस्ट करके देख सकते हैं। पर आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो कोरोसिव इन नेचर है, मतलब अगर आप उन्हें टच करते हो वो आपको जलाने की कैपेसिटी रखते हैं, आपके टिश्यू जो है डैमेज हो जाएंगे। तो उन्हें टेस्ट करके टच करके फील करने की तो गलती हम करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास उपाय क्या बचा, देख के हम बता नहीं सकते। तो किसी भी केमिकल को हमें अगर पता करना है कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, ये पता करने के लिए जिस अलग केमिकल का यूज किया जाता है उन्हें हम बोल देते हैं इंडिकेटर। क्या बोल देते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। ये बाइक वाला इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर। तो जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं एसिड को या बेस को आइडेंटिफाई करने में, राइट। आप पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इंडिकेटर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, बल्कि तीन तरह के कह सकते हैं कि एक तो होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर। क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। फिर दूसरे होते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। और तीसरे होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। चलिए तीनों को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर, नाम से पता चल रहा है आपको ये कैसे है, नेचुरल है। नेचुरल मतलब जो कि नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करते हैं, नेचर जिन्हें अपने आप बनाता है, इन्हें कंपनी में फैक्ट्रीज में नहीं बनाया जाता, नेचर से डायरेक्ट में चीजें मिलती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल आप देखें टर्मरिक, क्या है, टर्मेरिक, हल्दी। जो आपकी हल्दी होती है वो एक नेचुरल बेस इंडिकेटर है। क्या है, बेस इंडिकेटर। कैसे, आप जब किसी भी बेस में टर्मरिक हल्दी मिलाते हैं तो टर्मरिक का कलर क्या होता है, वैसे कि येलो कलर की होती है, टर्मरिक येलो कलर की हो जाती है ना, होती है। पर जब इसके अंदर बेस मिलाते हैं तो ये अपना कलर येलो से रेड चेंज कर लेती है, ठीक है, रेड, डार्क रेड, इस तरह के कलर में ये चेंज हो जाती है। तो अगर हमारे पास 3 बीकर है मान लो, और 3 बीकर में हमें कोई ये कह दिया कि एक में आपका बेस है, एक में एसिड है, एक में सॉल्ट है, आप टेस्ट करके बताओ कि किसमें बेस है। और हमारे पास हल्दी का एक ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, तीनों में हल्दी थोड़ी थोड़ी मिलाएंगे, या तीनों में से थोड़े थोड़े सैंपल लेके उनमें हल्दी मिलाएंगे, ठीक है। जिस सैंपल में हल्दी का कलर रेड हो जाए, समझ जाना है उसमें क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। समझ में आया। तो जो टर्मरिक है वो आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। इसके बाद एक लिटमस होता है। क्या होता है, लिटमस। अच्छा, लिटमस सॉल्यूशन, जो लिटमस सॉल्यूशन है ये मिलता है आपको लाइकेन से, ठीक है। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है जिसमें फंगस और एल्गी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर रहते हैं, ठीक है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाती है लाइकेन। जब लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं हम लिटमस। और इस लिटमस सॉल्यूशन का कलर होता है, नेचुरल कलर होता है पर्पल। कैसा होता है, पर्पल कलर का ये लिटमस सॉल्यूशन होता है। जब इस लिटमस को हम एसिड में मिलाते हैं, ठीक है, इस लिटमस को हम एसिड में मिलाते हैं तो ये हमें जो कलर देता है वो देता है रेड कलर, ठीक है। इसी लिटमस में डुबो के लिटमस पेपर बनाया जाता है, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, इस तरीके से, ठीक है। फिर अगर हम बेस में ये लिटमस मिलाएं तो ये चेंज हो जाता है ब्लू में। ध्यान रहे, लिटमस का कलर क्या है, पर्पल है। लिटमस किस कलर का है, पर्पल कलर का है। तो लिटमस का जो पर्पल कलर है वो एसिड के अंदर तो चेंज हो जाता है रेड में, और लिटमस का जो पर्पल कलर है वो बेस के अंदर चेंज हो जाता है ब्लू में। तो अगर मुझे 3 कंटेनर दे दिए,
कि एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में सॉल्ट है, मैं कैसे पता लगाऊं? तो मैं क्या करूंगा, तीनों में से थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लूंगा, फिर उसमें तीनों में मैं एक एक डिप लिटमस सॉल्यूशन डालूंगा। जिस सॉल्यूशन में लिटमस जो पर्पल है वो कलर ब्लू हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा इसमें बेस है। जिसमें वो कलर रेड हो गया, मुझे पता चल जाएगा इसमें एसिड है। जिसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब पर्पल का वो पर्पल ही रहेगा, तो मुझे पता चल जाएगा इसमें सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, बल्कि मैं ये कहूंगा न्यूट्रल सॉल्ट है। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से ये आपको बताते हैं। इसके अलावा आप पेपर, जो लिटमस पेपर होता है, उसे भी आप नेचुरल में ही काउंट अप कर सकते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर दो कलर में एग्जिस्ट करता है, एक रेड में और दूसरा ब्लू में। ठीक है, जब आप रेड लिटमस पेपर को, इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, रेड लिटमस पेपर को आप बेस में डिप करते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर को आप जब एसिड में डिप करते हैं तो वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नेचुरल इंडिकेटर आपको समझ में आ गए। इसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो कि कंपनी के अंदर बनाए जाते हैं, किसी फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, जिन्हें मैनमेड भी बोल देते हैं हम, इंसान बना रहा होता है इन्हें, मैनमेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका है मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थिलीन। ठीक है, ये आपका जो फिनोल्फथलीन है, ये भी एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। ऐसे ही जो मिथाइल ऑरेंज अभी बताया हमने, वो भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोल्फथलीन ये जो है, एक मिनट इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। चल, तो फिनोल्फथलीन जो है ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है नेचुरली। जब हम इस फिनोल्फथलीन को एसिड में मिलाते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब ये कलरलेस ही रहता है। जब फिनोल्फथलीन को एसिड में मिलाते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब इस फिनोल्फथलीन को बेस में मिलाते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। ठीक है, इसका कलर पिंक हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आई होप समझ में आ गया। मिथाइल ऑरेंज नेचुरली होता है ऑरेंज कलर का, नाम से पता चल रहा है ये किस कलर का है, ऑरेंज कलर का ही होता है। ठीक है, नेचुरली ये होता है ऑरेंज कलर का। जब इसे एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो ये दे देता है आपको रेड कलर। जो ऑरेंज है वो रेड में चेंज हो जाता है एसिड के साथ। लेकिन जब इसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हो जाता है येलो कलर का। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इस तरीके से अपना कलर चेंज करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है, अगर हमारे पास तीन कंटेनर है, एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में सॉल्ट है, और आपको मिथाइल ऑरेंज दे दिया और पता करना है कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है, किसमें सॉल्ट है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है, तो आप क्या करेंगे, तीनों में से सॉल्यूशन लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, सब में मिथाइल ऑरेंज डिप करेंगे। मिथाइल ऑरेंज का कलर है ऑरेंज। जैसे ही सॉल्यूशन में डिप किया, उसे डाला और उसका ऑरेंज से कलर रेड हो गया, तो हम समझ जाएंगे इसमें एसिड है। जिसमें कलर ऑरेंज से येलो हो जाएगा उसमें समझ जाएंगे कि इसमें बेस है। जिसमें कलर ऑरेंज का ऑरेंज रहेगा हम समझ जाएंगे इसमें एक न्यूट्रल सॉल्ट है। समझ में आया? इस तरीके से आप पता करेंगे। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल हो गए। इसके बाद जो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ये जो है इसका मतलब, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल। क्या है? रिलेटेड टू स्मेल, जो सुगंध है, ठीक है, उससे सुगंध हो गई, किसी भी तरह की एक जो गंध हो गई जो आपको फील होती है, जो स्मेल होती है, उसके बेस पर। तो ये तो ये आपको स्मेल के बेस पे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे एग्जांपल हमारे पास है अनियन।
या एक क्लॉव, ठीक है, या वैनिला एसेंस, ठीक है। ये आपके कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। अब आपको इतना पता ही होगा कि अनियन में अपनी एक खुद की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, कुछ लोगों को वो अच्छी नहीं लगती है ना, पर ठीक है, अनियन की खुद की एक स्मेल होती है, ऐसे क्लॉव की अपनी एक स्मेल होती है, ऐसे वनीला एसेंस की अपनी एक स्मेल होती है। तो अब ये स्मेल के बेस पे किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। देखिए क्या है ना कि अनियन की जो एक अपनी पर्टिकुलर स्मेल है, अगर आप अनियन को डिप कर देते हैं एसिड में, ठीक है, तो उसकी स्मेल रहती है, ठीक है, अनियन की जो स्मेल है वो एज इट इज रिटेन रहती है, ठीक है, एज इट इज लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर आप थोड़े से स्मेल रिमेन्स एज इट इज, ठीक है, वो ऐसी की ऐसी ही रहती है, स्मेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब उसमें जो स्मेल आ रही होती है वो स्मेल रहती है। पर अगर आप एक अनियन को बेस में डिप कर दें, बेस में डुबो दें और फिर निकालें कुछ टाइम बाद, तो जो अनियन की स्मेल है, ठीक है, वो स्मेल वैनिश हो जाएगी, ठीक है, वैनिश का मतलब खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब उसमें से वो जो अनियन की जो स्मेल आ रही थी वो आना बंद हो जाएगी। कब? जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ कोई इंपैक्ट नहीं होगा, उसमें से वो स्मेल आएगी ही आएगी। सेम क्लॉव के साथ भी होता है, लौंग जो होती है आपकी, ठीक है, लौंग होती है ना, मसाले में जो लौंग आती है, उसमें भी आपने सूंघा होगा, अगर अपनी एक महक होती है, ठीक है, अगर किचन में आप कभी आते जाते हो तो आपको लौंग की वो अलग से स्मेल पता ही होगी। नहीं पता तो आप अपने किचन में जाइए, एक लौंग उठाइए और उसे स्मेल कीजिए, वो जो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है, ठीक है, लौंग की, ठीक है, क्या बोल रहे हो, सस्ते न से। जो क्लॉव की अपनी एक स्मेल है वो सेम इसी के तरह एसिड के अंदर उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, नो चेंज, ठीक है, मतलब स्मेल रहेगी, स्मेल रिमेन्स। लेकिन जब आप बेस के साथ उसे डिप करते हो क्लॉव को, तो स्मेल वैनिश, स्मेल खत्म हो जाती है। समझ में आया? ऐसे ही वैनिला एसेंस के साथ है सेम, ठीक है, एसिड के साथ नो चेंज, समझ में आया, और बेस के साथ स्मेल वैनिशेस। समझ में आ गया? तीनों के साथ सेम ही है, क्या बार बार लिखो। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो अब आपको एक जो सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में, वो ये है कि अगर एक नेत्रहीन व्यक्ति है, एक ब्लाइंड पर्सन है, तो उसको अगर टेस्ट करना है लैब के अंदर कि कंटेनर में दे रखे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, तो वो किस तरीके से पता कर सकता है कि किसमें एसिड है किसमें सॉल्ट है, मतलब सॉरी, किसमें एसिड है किसमें बेस है। सॉल्ट का तो खैर पता ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें से चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर पता करना है कि किसमें एसिड है किसमें बेस है, तो वो क्या यूज करे, वो क्या करेगा, वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यूज कर लेगा। उसके ये काम के तो है ही नहीं ना, क्योंकि इनमें तो कलर चेंज हो रहा है और वो तो नेत्रहीन है, उसे तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो कलर चेंज क्या हो रहा है उसे क्या पता चल रहा है, जो नेत्रहीन इंसान है उसे स्मेल जरूर कहते हैं, वो स्मेल जरूर सूंघ सकता है। तो उसके लिए जो काम का है वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो अगर दो कंटेनर उसे दे रखे हैं एसिड और बेस का, और पता करना है कि बेस किसमें, क्योंकि आपको पता है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर किसके बारे में बताते हैं, बेस के बारे में बताते हैं। तो जब उसे कोई भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर देते हैं, मान लो अनियन देते हैं या अनियन का जूस निकाल के देते हैं और वो मिलाया जाता है उसके अंदर, तो जिसमें से अनियन की स्मेल आना बंद हो जाए, नेत्रहीन व्यक्ति है, देख तो सकता नहीं है, तो जिस कंटेनर में से जो अनियन डाला है उस अनियन की स्मेल आना बंद हो जाए, तो हम कह देंगे, मतलब वो नेत्रहीन व्यक्ति कह सकता है कि उसके अंदर क्या है, बेस है। और जिसमें से अब भी स्मेल आ रही है वो कह सकते हैं इसके अंदर अब एसिड है। समझ में आया? इस तरीके से
जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपना डिस्टिंग्विश का है जो फंक्शन है वो करते हैं, मतलब एसिड और बेस और सॉल्ट को न्यूट्रीफाई मतलब सॉरी डिस्टिंग्विश आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात हो गई क्लियर। ठीक है, चलिए आई थिंक आज की वीडियो छोटी ही बना रहे हैं, आपको क्लियर होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम टाइम पर देख रहे हैं तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम अच्छे से कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप चैनल का, व्हाट्सएप पे चैनल बनाया हुआ उसका लिंक है, और टेलीग्राम पर टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक है। आपको वीडियोस के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वहीं पर लिंक मिल जाएंगे सारे के सारे जो आपके काम के हैं 10th क्लास के हैं। ठीक है, तो आप प्लीज उन्हें ज्वाइन जरूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उनका लिंक मैं वहां शेयर कर देता हूं, डायरेक्ट आपको असेस मिल जाती है, जब चाहें आप असेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।